नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। 2024 के रण की तैयारी में जुटी पार्टियां अब घोषणाओं की झड़ी लगा रहे हैं। अब वो चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस या फिर इनेलो, सभी अपने अपने स्तर पर जनता को लुभाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसी क्रम में सीएम मनोहर लाल ने कई घोषणाएं भी की है। सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आज और प्रदेश में करीब 2014 से 2022 तक सबसे पहले 685 कॉलोनियों को रेगुलर किया गया था। इसके बाद 17 अगस्त 2023 से 449 कॉलोनियों को पक्का करने की घोषणा की थी और अब 193 यूएलबी और 110 टन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की अवैध कॉलोनियां हैं जिन्हें रेगुलर किया गया है। वहीं सीएम ने कहा कि अब कुल 303 अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की भी घोषणा की है। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि नई अवैध कॉलोनियां ना बने, इसीलिए ये फैसला लिया गया और 1560 अवैध कॉलोनियों को अगले साल नियमित कर दिया जाएगा। वहीं एसवाईएल के मुद्दे पर सीएम ने कहा है कि एसवाईएल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 3 महीने का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, इसके लिए मैं जनता को बधाई देता हूं। सीएम ने कहा कि पार्टी अलग अलग बातें एक जगह बैठकर बोल रही है। अब घोषणाएं तो की जा रही है, लेकिन ये देखना अहम होगा कि धरातल पर कितने वादे पूरे किए जाते हैं। इस वर्ष में ही तीसरी बार कुछ ऐसी कॉलोनीज जो अभी तक अनऑथराइज्ड कॉलोनीज कही जाती हैं, उसकी मैं घोषणा कर रहा हूं। इसमें विशेष बात यह है कि इस वर्ष से पहले तक तो केवल अर्बन लोकल बॉडीज वही इन सब कॉलोनीज का पता करते थे, योजना बना करके घोषणा करते थे कि ये कॉलोनी नियमित अनियमित कैसे रहेगी। लेकिन इस वर्ष में हमने पहली बार इसमें टाउन कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट को भी जोड़ा है कि जो कॉलोनीज अर्बन जो एरिया है उस अर्बन एरिया से बाहर बनती हैं और खास करके जो हमारा कंट्रोल्ड एरिया है, अर्बन एरिया से बाहर कंट्रोल्ड एरिया में भी कई बार वो कॉलोनीज बन जाती हैं। लोग प्लॉट खरीदते हैं, जमीन खरीदते हैं, प्लॉट बनाते हैं, उनको मकान बन जाते हैं। उसका कंट्रोल पहले उतना ज्यादा बन नहीं पाता था, तो अंतर्गत विचार यही किया कि अभी एक बार जितने भी ऐसी कॉलोनीज बन गई हैं उन सब का रजिस्ट्रेशन करके और वहां जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से और उनको सबको नियमित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवाद करता हूं कि अभी 4 तारीख को 2 दिन पहले जितना एक बड़ा विषय, ज्वलंत विषय, पूरे देश भर के लोगों की भी नजरें इस पर लगी है। हरियाणा, पंजाब और बाकी उत्तर भारत की तो लगी हैं, इसमें राजस्थान भी है, दिल्ली भी है, बाकी सब हैं, जिनकी जो स्टेक होल्डर्स हैं। एसवाईएल के ऊपर एक ऐसा स्टैंड जिसकी लड़ाई हम 2014 से लगातार लड़ रहे हैं, उस स्टैंड पर वैसे तो पहले भी मोहर लगा दी थी उन्होंने कि एसवाईएल लहर तो बनेगी, इसको सब सरकारें मिल करके बैठ करके आपस में करें, ऐसा वो सारी बातें की थी। चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करा देती हूँ। विजेंद्र नेहरा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल हांडा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ओमकार सिंह इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विजेंद्र जी आपका रुख करूंगी, क्योंकि चुनाव में बेहद कम समय बाकी है और ऐसे में सभी पार्टियों की तैयारी साफ तौर पर देखी जा रही है। अगर बीजेपी की बात करें, लगातार जनसंवाद किया जा रहा है, खुद सीएम मनोहर लाल जनता के बीच उतरे, उनकी समस्याओं को भी सुन रहे हैं और आज की बात की जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई घोषणाएं जो है सीएम मनोहर लाल ने की है। खासतौर पर अवैध कॉलोनियां जो है उनको नियमित करने को लेकर कई घोषणाएं लगातार बीजेपी की तरफ से की जा रही है और ऐसे में लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि 2014 के बाद से कितनी कॉलोनियों को बीजेपी ने नियमित किया है। इसके साथ ही ये जो घोषणाएं की जा रही है, विपक्ष कहीं ना कहीं ये कह रही है कि केवल चुनावी घोषणाएं हैं। पार्टी की सरकार का माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बड़ा एक स्पष्ट मत है कि हरियाणा प्रदेश की जो जनता है उसको किसी भी तरह की दिक्कत और परेशानी नहीं होनी चाहिए और जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधा देना, संसाधन देना, यही हमारी सरकार का मूल मंत्र है। इसी कड़ी में जिन लोगों ने पुराने समय के अंदर अवैध कॉलोनियां काटी हुई थी, उन कॉलोनियों में से अलग से उनके विकास के लिए पैसा जारी करके, चाहे वो सड़क है, सीवर है, बिजली है, पानी है, ये सारी फैसिलिटी वहां पर दे करके जो लोग आज बहुत एक मैं कह सकता हूं कि बिल्कुल निम्न स्तर का जीवन जीने को मजबूर है, वहां फैसिलिटी ना होने की वजह से उनके पास में किसी भी तरह का साधन संसाधन उपलब्ध नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के शासनकाल से लेकर के तमाम तरह की अवैध कॉलोनियां कटी थी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जहां पे लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, जहां डेवलपमेंट के काम हम कर सकते हैं, ऐसी कॉलोनियों को
कुल मिलाकर के 303 कॉलोनियों को आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने रेगुलर कॉलोनी करने का काम किया है, नियमित कॉलोनी करने का काम किया है। 31 जनवरी 2024 तक 509 जो और बची हुई पॉकेट कॉलोनी है उनको भी नियमित करने का हम लोग काम करेंगे। और जो कॉलोनी नियमित होंगी उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास के लिए अलग से 3000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ये पैसा रखा गया है वहां विकास और डेवलपमेंट पे खर्चा करने के लिए। अनाधिकृत जो कॉलोनी है उनकी बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए, उस पर अंकुश लगाने के लिए, चाहे ड्रोन से मैपिंग का विषय हो, चाहे सैटेलाइट से उसको देखने का माध्यम हो, चाहे सर्वे करने का माध्यम हो, या फिर अवैध कॉलोनियों के अंदर जिस तरह से हमारी सरकार ने रजिस्ट्रियों को रोकने का काम किया है, ये बहुत कारगर है कि एक तरफ हम प्रयास कर रहे हैं कि अवैध कॉलोनी हरियाणा प्रदेश के अंदर ना कटे। और 2014 के बाद से श्रावणी जी, जब से भाजपा सरकार आई है, अवैध कॉलोनी का काम करने वाले लोग अपने घर बैठे हैं। और उससे पहले जिस तरह से लोग काम करते थे उनको बड़ी दिक्कत और परेशानी हुई है। जो आपने पूछा था, 2014 से लेके अभी तक हमने 1438 कॉलोनियों को नियमित कॉलोनी करने का काम किया है। आने वाले समय के अंदर भी हम लोग इस तरह का काम करने वाले हैं। कोई भी 5 लोग अगर उनको लगता है कि वहां पे संख्या में 80 लोग रहते हैं और बेसिक सुविधा उनको नहीं मिलती है, तो उस कॉलोनी के कोई भी 5 लोग अगर अपनी कॉलोनी को नियमित कराना चाहते हैं तो 5 लोग लिख करके दे सकते हैं। उसके लिए बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक काम और भी बहुत बड़ा आज किया है कि गांव की फिरनी के 3 किलोमीटर के दायरे में आने वाली ढानियों में घरेलू कनेक्शन दिए जाएंगे। ये मुझे लगता है बहुत बड़ा काम है, क्योंकि गांवों की आबादी धीरे धीरे बढ़ रही है। जो गांव की पॉपुलेशन है, मान लो 4 भाई रहते हैं एक घर में, सबकी शादी हुई है तो बच्चे बढ़ेंगे, फैमिली बढ़ेंगे, तो वो खेतों पे जाके मकान बना लेते हैं। तो वहां ढानियों में भी बिजली के कनेक्शन देने की शुरुआत जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने श्रावणी जी, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो पहले भी फैसला हरियाणा के पक्ष में दिया है SYL को लेके, अभी जो 4 अक्टूबर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, पंजाब को उसको मानना चाहिए। और आप सरकार को, पंजाब सरकार को हरियाणा के हक का जो पानी है, SYL नहर का जो पानी है, वो हमें देना चाहिए। क्योंकि हरियाणा प्रदेश के अंदर हर साल लाखों करोड़ों रुपए का हमारे किसान भाइयों को नुकसान होता है SYL का पानी नहीं मिलने से। तो मेरा निवेदन है पंजाब सरकार से, केजरीवाल जी से, कि वो हरियाणा प्रदेश की जनता को प्यासा ना मारे, किसानों को परेशान ना करे। इसीलिए इनकी हरियाणा प्रदेश की हर चुनाव में जमानत जब्त होती है। इनको SYL का पानी देना चाहिए। चंडीगढ़ के ऊपर जो ये दावा करते हैं वो दावा इनको छोड़ना चाहिए और हरियाणा प्रदेश के अंदर इनको SYL का पानी देना चाहिए। इसके साथ साथ जिस तरह से भगवंत मान जी ने, आपने देखा होगा जब बाढ़ आई हुई थी पूरे देश भर के अंदर, तो भगवंत मान ने मजाक उड़ाया था हरियाणा प्रदेश का और कहा था हरियाणा वालों अब ले लो पानी। यानी बाढ़ के पानी के लिए मजाक उड़ाते हुए इन्होंने कहा था हरियाणा प्रदेश को कि अब ले लो पानी। तो हरियाणा प्रदेश की जो जागरूक जनता है वो ऐसे लोगों को चुनावों में सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। पहले भी सबक सिखाया है, आगे भी जनता इनको सबक सिखाएगी। और कांग्रेस के समय में जिस तरह से अवैध कॉलोनियों को बोलबाला था, इनके कांग्रेस के नेता सफेद कुर्ता पजामा पहन के पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर इन्होंने जमीन की वो भयंकर मचाई। इनके मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम नेताओं के ऊपर मुकदमे दर्ज है, 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। सेक्शन 4 का, सेक्शन 7 का नोटिस दे करके किसानों से करोड़ों रुपए की जमीन को इन्होंने पौने दाम पे खरीद के यहाँ प्रॉपर्टी डीलरों को, बिल्डरों को देने का काम किया था। लूट मचा के रखी थी कांग्रेस पार्टी ने। उसने, हमारी सरकार ने उसको आगे श्रावणी जी बंद किया है। हम आज जबरदस्ती किसी किसान से जमीन नहीं लेते। हमने पोर्टल बनाया है, उसके ऊपर खुद कोई किसान अपनी मर्जी से अगर जमीन देना चाहता है तो वो हरियाणा सरकार को देता है। नहीं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तरह हमने लूट नहीं मचाई, कांग्रेस की तरह हमने लूट नहीं मचाई। आपका रुख करूंगी। कमल आनंद जी, क्या कुछ तैयारी कांग्रेस की फिलहाल चुनाव को लेकर है और जो घोषणाएं की जा रही है सरकार की तरफ से लगातार कॉलोनियों को नियमित करने को लेकर, इस पर आपका क्या रिएक्शन है? श्रावणी जी, आपको नमस्कार, प्रवक्ता भाइयों को नमस्कार और दर्शकों को भी सादर नमन। मैं शुरुआत करती हूँ एज यूजुअल कुछ लाइनों से। कृष्ण बिहारी गौड़ की लाइनें हैं, सच बढ़े या घटे, सच बढ़े या घटे वो सच ना रहे और झूठ की तो कोई इंतहा ही नहीं होती। यहाँ झूठ भी बड़े लिहाज से और नजाकत के साथ तमीज से कहा जाता है। यहाँ झूठ भी बड़े लिहाज से और नजाकत के साथ तमीज से कहा जाता है। हमारी तो फितरत है सच बोलने की, हमारी तो फितरत है सच बोलने की और हमें बदतमीज कहा जाता है। तो मैं इनको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये भी 1.5 महीना पहले तो बता रहे हैं कि 1600-1700 कॉलोनी इन्होंने रेगुलराइज कर दी। अब कहीं 639 की बात करें, कभी 300-350 की बात कर रहे हैं। तो इनका स्टैंड क्या है, इनका स्टेक क्या है एक चीज पर, ये पहले मुझे बताएं। दूसरी बात ये
कि जो कॉलोनीज की रेगुलराइजेशन की बात कर रहे हैं उनका कोई डेटा तो होगा, कहां पर की कहां नहीं की, वो भी ये प्रस्तुत करें। नंबर 3 कि इन्होंने जो बताया कि भाई कॉलोनीज रेगुलराइज की हैं तो उनपे इन्होंने क्या बेसिक सुविधाएं दी, क्योंकि सड़कों के लिए जैसे हम सोशल मीडिया पर आजकल बहुत वीडियोस वायरल हो रही हैं, लोगों को इतनी खुंदक आ गई, लोग इतने गुस्से में हैं बीजेपी से कि कोई भी बीजेपी का नेता जाता है या जेजेपी का तो उसको खदेड़ के भेजा जाता है गांव से या इवन की अर्बन एरिया से भी। तो ये मुझे बताएं कि वहां पर क्या ये मूलभूत सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं? बिजली हो गई, पानी हो गई, सीवरेज हो गई और आपकी सड़कें हो गई क्या? क्योंकि कनेक्टिविटी तो तभी बनेगी ना जब ये सारी सुविधाएं होंगी। 10-12 ये कॉलोनीज की बात करते हैं, 10-12 कॉलोनीज तो कालकों की पड़ी हुई हैं जो रेगुलराइज नहीं हुई, जो मेरे संज्ञान में है, और ये बातें करते हैं बड़ी बड़ी। और एक चीज और बात कहना चाहूंगी, इन्होंने हुड्डा के प्लॉट जो है जैसे ऑप्शन पर लगा HUD हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के, जिसका इनको क्योंकि हुड्डा साहब से बहुत डर लगता है इनको, इसलिए इन्होंने HUDA को बदल के इन्होंने HVNL कर दिया उसका नाम, राइट। कितने लोगों को इन्होंने घर दिए हैं और कितनी कॉलोनी रेगुलराइज की। इनके पास कोई, ये बस हवा में बातें करते हैं, इनके पास प्रूफ तो कोई होता ही नहीं है। जैसे कि इनको आदत ही है, झूठ ही झूठ बोलेंगे, ये कभी सच नहीं बोल सकते। ये चैनल पर आकर मैं अक्सर ऑब्जर्व करती हूँ कि ये राजेंद्र नेहरा जी हैं और दूसरे भी जो प्रवक्ता भाई हैं, सामने इनके जैसे लिखी हुई कोई तख्ती पड़ी होती है, बिना रुके, बिना फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क लगाए हुए ये लगातार बोलते चले जाते हैं, झूठ सच की परवाह नहीं करते। अरे थोड़ा तो शर्म कीजिए, आप देश की जनता ने आपको चुना है, उसका लिहाज तो कीजिए और उनका ध्यान तो करिए। आपने तो बिल्कुल सब वर्गों को सत्यानाश कर दिया, देश बेच दिया। एक वाक्य और कहना चाहूंगी, प्रधानमंत्री कहते हैं आत्मनिर्भर बनो। ठीक है भाई, आत्मनिर्भर बनते हैं, क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि हम देश बेच सकते हैं, हम देश चला नहीं सकते। वही हिसाब आपके मुख्यमंत्री खट्टर लाल जी का है, काम तो वो भी नहीं कर सकते। अब 9 साल के बाद उनको कॉलोनीज को रेगुलराइज करना भी याद आ गया, चंद्रयान पे वो भी देना याद आ गया, क्या कहते हैं, नौकरी देना भी याद आ गया एक महिला को, और पिटवा भी देते हैं। ये युवा वर्ग है, किसानों की शहादत भी कर देते हैं, किसानों मतलब युवाओं को भी लाठियों से पिटवा देते हैं जो नौकरी मांगने जाता है। यानी कि कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो जिसको इन्होंने ना सताया। और ये जो SYL की बात कर रहे हैं, ये 2018 में ही सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया था। जो अभी वर्डिक्ट आया है वो भी रिपीटेड है, वर्डिक्ट है, उसमें कोई नई बात नहीं है। और अब बात उन्होंने डाली है केंद्र पर, यानी कि मोदी जी पर। अब देखते हैं मोदी जी क्या काम करते हैं, क्योंकि हमने तो जो प्रोजेक्ट शुरू किया था नहरें खुदवाने का, वो तो खट्टर साहब ने आते ही बंद करवा दिया। अब मोदी जी कितना काम करेंगे, क्योंकि वो तो चुनावों को जीतने में लगे हुए हैं, बाय हुक और क्रूक। कहीं कमल को चेहरा बना रहे हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं है। आपके पास जरा ओमकार सिंह जी से उनका रिएक्शन जान लेते हैं। ओमकार सिंह जी, इनेलो की तैयारी की भी बात करेंगे, लेकिन इसके साथ ही SYL के मुद्दे पर आपका क्या रिएक्शन है? क्योंकि बीते दिनों हमने देखा था कि अभय चौटाला का बयान था कि इसका पूरा श्रेय जो है इनेलो को जाता है, क्योंकि इनेलो के वरिष्ठ नेता OP चौटाला, SYL का मुद्दा उठाया गया था, इनेलो ने लड़ाई लड़ी थी। कहीं ना कहीं श्रेय लेने की होड़ जो है साफ तौर पर देखी जा रही है। इस पर आपका रिएक्शन एक बार जानना चाहूंगी। ओमकार सिंह जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, ओमकार सिंह जी से संपर्क नहीं हो पा रहे, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। विजेंद्र जी, आपका रुख करूंगी, क्योंकि आपने कमल आंडा जी को सुना, तमाम सवाल, तमाम आरोप उनके हैं, और इसके साथ ही उनका कहना है कि SYL का मुद्दा लगातार उठ रहा है, और ऐसे में कहीं ना कहीं श्रेय लेने की होड़ जो है साफ तौर पर देखी जा रही है। सब कह रहे हैं कि अपने अपनी सरकार में SYL के मुद्दे को उठाया गया था, हमने इस पर काम किया, हमने इस पर काम किया है। वाकई में आखिर किस सरकार में इसको लेकर काम किया गया था? बहन जो प्रवक्ता हैं कमल जी, उनको ध्यान होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार के समय में SYL के मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं दिया। हमारी सरकार जब आप आई तो हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसकी लगातार सुनवाई करवाई, राष्ट्रपति के संदर्भ में लगातार हमने सुनवाई करवाई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले भी हमारे पक्ष में फैसला दिया था, 4 तारीख को फिर से फैसला दिया है। और मैं पूछना चाहूंगा कमल जी से कि रणदीप सिंह सुरजेवाला जी आपके राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, हरियाणा के सीनियर नेता हैं, वो बताएं उन्होंने पंजाब में जाके कैसे कहा था कि पंजाब का पानी पंजाब वास्ते। SYL के पानी को लेकर के मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी का जारी करते हुए उन्होंने कहा था कि पंजाब का पानी पंजाब वास्ते, और आज हरियाणा प्रदेश के अंदर आप इस तरह की बातें करते हैं। क्या रणदीप सिंह सुरजेवाला जी से इस्तीफा मांगेंगे? नहीं मान सकते आप। इसके साथ साथ यहाँ कमल जी ने बैठे बैठे
दारू वाली पार्टी के मुख्य सरगना जिनको ईडी ने अभी गिरफ्तार किया है, जो सिनेमा हॉल में टिकट कलेक्ट करते थे, संजय सिंह भ्रष्टाचारी, उनको ईडी ने गिरफ्तार किया। कोर्ट में जो पंक्तियां उन्होंने कही वही पंक्तियां कमल जी यहाँ बैठ के दोहरा रही है। बताइए, दारू वाली पार्टी के शराब घोटाले में आरोपी ईडी ने जिनको गिरफ्तार किया है, वो अदालत में अपने बचाव में झूठी दलील देते हुए जो पंक्तियां दोहराते हैं, अगर कांग्रेस की प्रवक्ता डिबेट में उन पंक्तियों को दोहराती है तो इसका मतलब दारू वाली पार्टी, जिस पार्टी ने दिल्ली में इनको खत्म कर दिया, जिस पार्टी ने पंजाब से इनको खत्म कर दिया, और जो पार्टी इनकी एक तरह से खात्मे की तरफ आगे बढ़ रही है, उस पार्टी की अगर पंक्तियों को ये कहेंगी तो मैं क्या कहूं। जहां तक हरियाणा सरकार का विषय है श्रावणी जी, चाहे सड़क है, सीवर है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, हर विषय के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल। ठीक है विजेंद्र जी, लौटूंगे आपका, जरा ओमकार सिंह जी से उनका रिएक्शन जान लेते, फिर मैं लौटूंगी आपके पास। ओमकार सिंह जी, आपका रुख करूंगी। आप इनेलो की क्या कुछ तैयारी, इसको लेकर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इजराइल का मुद्दा, और इजराइल के मुद्दे पर मुझे आपका रिएक्शन जानना है, आपका क्या कुछ कहना है, क्योंकि बीते दिनों इनेलो नेता अभय चौटाला कहते हुए दिखे थे कि इसका श्रेय कहीं ना कहीं इनेलो को जाता है। इनेलो ने इजराइल को लेकर लड़ाई लड़ी हुई थी, कहीं ना कहीं श्रेय लेने की होड़ जो है साफ तौर पर देखी जा रही है। देखिए श्रावणी जी, सबसे पहले तो मैं जो आज का मुद्दा है उन्होंने रविंद्रराज करने का, पहले उसको 2 महीने जरूर कहना चाहूंगा, फिर एसवाईएल पे दिला दूंगा। श्रावणी जी, जो अपना श्रेय लेना चाह रहे हैं कॉलोनियों को वैध करने का, बहुत बड़ा नुकसान किया जनता पे इन्होंने। जनता खून के ऐसे रो रही है, जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई से 1 प्लाट खरीदा जिंदगी में, उसकी रजिस्ट्री बंद है। जो वैध का चक्कर कहां से आया, और जो कांग्रेस की प्रवक्ता साथी जो शेरो शायरी ही करते रहते हैं, एक हुड्डा साहब है वो विधानसभा में शेरो शायरी करते हैं और वो यहाँ पर बैठ कर शेरो शायरी करते हैं, और अभी कई मुजाहरे में चले गए शेरो शायरी कर रहे हैं। वो काम की बात कीजिए, जनता परेशान है। और देखिए, ये कहते हैं हमने 303 कॉलोनियां रेगुलर कर दी, ये वैध और वैध का पंगा ही क्यों पाया? गरीब आदमी कहां से ले जमीन? गरीब आदमी को 2,000-3,000 रुपए का जो प्लाट चाहिए, क्या सरकार उतने प्लाट दे पाती है? क्या हुड्डा उतने प्लाट दे पाता है? 3 लाख और सबसे बड़ी बात, मैं हरियाणा अर्बन की बात कर रहा हूँ, 100 गज मैं हरियाणा की ही बात कर रही हूँ मैं। देखिए श्रावणी जी, ये सबसे पहले रजिस्ट्री बंद किसने करी? 5 जून 2006 को ये हुड्डा साहब ने रजिस्ट्री बंद करी। ये बबूल का पेड़ कांग्रेस का लगाया हुआ है, इन्होंने रजिस्ट्री बंद करी। जनता आज भी परेशान है, क्यों नहीं रजिस्ट्री खोलते हैं सारी की सारी? क्या दिक्कत है इनको? अवैध कॉलोनियों पे टैक्स ले सकते हैं, अवैध कॉलोनियों पे प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करते हैं, बिजली का मीटर लगाते हैं, सड़कें और नालियां बनाते हैं, तो उनकी रजिस्ट्री क्यों नहीं खोलते? क्या दिक्कत है इनको? अब आता मैं एसवाईएल के ऊपर। एसवाईएल के ऊपर सबसे पहले इंडियन नेशनल लोकदल ने 1 करोड़ रुपए रखा था उस नहर के बनवाने के लिए। अच्छा। और जितनी लड़ाई एसवाईएल की इनेलो ने लड़ी है, ये सारे तो सिर्फ उंगली कटा के शहीद होना चाहते हैं। अगर कांग्रेस करवाना चाहती तो 10 साल इनकी राज सरकार थी, कहां थे हुड्डा साहब? कहां थी कांग्रेस? क्यों नहीं कराए? झूठा बता बीजेपी पंजाब में बादल की सरकार थी, बीजेपी से गठबंधन का क्यों नहीं किया? दोनों पार्टियां सिर्फ और सिर्फ राजनीति करती हैं। इन्होंने एसवाईएल का पानी नहीं लाना, ये राजनीति करेंगे, अपने रोटियां सेकेंगे। और रजिस्ट्री बंद करने का मामला आता है तो मेरी बहन कमल आंटा, ये हुड्डा साहब ने बंद करी थी रजिस्ट्रियां, याद कर लो, 5 जून 2006, तारीख भी बता रहा हूं। और बीजेपी के साथी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप ये तो बता दो कि रजिस्ट्री खोलने में आपको दिक्कत क्या है? क्या दो रवायत का पाया क्यों? क्या दिक्कत है आपको? एक गरीब आदमी अगर 2,000 रुपए का प्लाट खरीदना चाहता है, आप दे दोगे उसे? क्या सरकारी कंपनी दे देगी उसको? ठीक है नहीं दे पाएगी। आपके पास जरा कमल आंडा जी से उनका रिएक्शन ले लेती हूँ। कमल आंडा जी, क्योंकि कई मुद्दे आपने उठाए हैं और साफ तौर पर ओमकार सिंह जी ने कह दिया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ही ये नियमितीकरण जो है बंद कराया था, रजिस्ट्रेशन बंद कराया था। इसके साथ ही एसवाईएल का मुद्दा आप उठा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस भी डबल इंजन की सरकार कांग्रेस की भी थी 10 साल तक। एसवाईएल का मुद्दा अगर आप कह रहे हैं कि इस सरकार में नहीं सुलझाया गया, तो कांग्रेस के समय में भी तो नहीं सुलझाया गया था। झूठ बोलते हैं, क्योंकि इनेलो वालों ने भी बीजेपी के साथ सरकार बनाई हुई है
और जेजेपी भी इन्हीं की प्रोडक्ट है जो बीजेपी के साथ मिलती है। ये लोग तो बार बार कांग्रेस की तरफ हाथ बढ़ा रही है कमल आंडा जी। शेरोशारी करते आप यहाँ पे करते हो। अरे किसी मुजाहरे में चलो तो वहाँ जाके शेरोशारी। आज काम को हमारी तरफ न्योता कांग्रेस को दिया गया था, बीजेपी को नहीं। कमल आंडा जी, हाँ जी, न्योता इनेलो की तरफ से कांग्रेस को दिया गया था, बीजेपी को नहीं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी से मिली हुई इनेलो। मैं वही बता रही हूँ, उन्होंने तो बड़े शीर्ष नेतृत्व को दिया था, लेकिन 4 बड़ी बड़ी पार्टियां नहीं, शेरोशारी आते सिर्फ कुछ के रिप्रेजेंटेटिव पहुंच गए। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहती हूँ ओंकार भाई से कि आपको भी मेरी शेरोशारी से तकलीफ होने लगी भाई? क्यों, क्या गलत बोला मैंने? शेरोशारी करनी किसी मुजाहरे में चले जाइए, कवालियों में चले जाओ, क्या डिबेट करनी है? क्या जनता देख रही है तुम्हारे शेर की सुनने की नहीं? आई डोंट केयर, आप बोलते रहे कि तकलीफ है। मैंने जो बोला मैंने वो बोलूंगी मैं। आप डिसाइड नहीं करेंगे कि मुझे क्या बोलना है। हमने एक काम शुरू किया था नहर खुदवाई का, बीजेपी ने आकर बंद करवा दिया। आप उनकी तो साइड लेंगे ही लेंगे, क्योंकि आपने बंद करी। मैं डेट बता रहा हूँ, 2014 में विपक्ष का काम आपको दिया। पंजाब की तरफ से काम अटका हुआ है कमल आंडा जी। हरियाणा की तरफ से कैनल का काम लगभग पूरा हो चुका है, पंजाब की तरफ से काम अटका हुआ है, इसीलिए इजरायल का मुद्दा फंसा हुआ है। कमल आंडा जी, मैडम नहीं हुआ है, मैं वही तो आपको बता रही हूँ। 214 किलोमीटर लंबी नहर खुदनी थी। 214 किलोमीटर हरियाणा का शेयर 7.40 था, जो इन लोगों को पता नहीं है, वो मैं बता देना चाहती हूँ मैं। और इन्होंने, हमारे हुड्डा सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने काम शुरू कर दिया था, लेकिन इन्होंने आते ही प्रोजेक्ट बंद कर दिया। अब एक बात और कहना चाहती हूँ कि ये 9 सालों बाद ये जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मैं जनता को बधाई देना चाहता हूँ। अरे 2018 में भी तो सेम वर्डिक्ट था, आपने तब काम शुरू क्यों नहीं किया नहर खुदवाई का? और अगर उधर से भगवंत मान कह रहे हैं हम देंगे नहीं एक बूंद पानी, तो ये तो उनकी प्रॉब्लम है, वही बताएंगे कि वो क्यों नहीं देंगे। लेकिन हरियाणा को उसका शेयर चाहिए, क्योंकि ये एक ही माँ के 2 बेटे हैं। पहले तो एक ही स्टेट हुआ करता था ना, 1966 में ये 2 स्टेट्स हुए हैं, ये हरियाणा एंड पंजाब, ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटीज एंड जो भी, जैसे भाषा के बेस पर भी आप कह सकते हैं, वहां पर सारे पंजाबी पंजाब में, हरियाणा में हरियाणवी बोलने वाले, तो उस बेस पर यहाँ बंटवारा हुआ था। तो इन्होंने क्या किया, ये इनेलो वालों ने बीजेपी के साथ सरकार चलाई हुई है, तो ये बीजेपी के सगे हैं। ये इन्होंने हमें न्योता दिया, लेकिन इनकी मंशा में, अभी भी कहती हूँ, इनकी मंशा में खोट है। इनका कोई भरोसा नहीं है जेजेपी के साथ इलेक्शन लड़के ये बीजेपी के साथ मिल जाएं। इसलिए हमारी तरफ से अभी कोई श्योर नहीं है कि हम इनके साथ गठबंधन करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है कमल आंडा जी, क्योंकि समय की कमी है, जरा बाकी मेहमानों से उनका फाइनल रिएक्शन जान लेते हो। विजेंद्र जी, आपका क्या कुछ कहना है? देखिए श्रावणी जी, एसवाईएल के लिए सही मायने में जो संघर्ष किया है शुरू से वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के कारण ही फैसला हमारे पक्ष में आया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, क्योंकि हमने लगातार सुनवाई करी है। और आज का नहीं, जब माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जो वर्तमान समय में हमारे कृष्णपाल गुर्जर जी हैं, हमारे फरीदाबाद से हमारे लोकप्रिय सांसद हैं, जब वो विधायक थे तो एसवाईएल के विषय को लेकर के वो अपने विधायक पद से इस्तीफा तक दे चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक। तो आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भारतीय जनता पार्टी के प्रयास के कारण हमारे विधायक जो उस समय थे माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी जो केंद्र में आज मंत्री हैं, उन लोगों के इस्तीफे के कारण जिस तरह से संघर्ष भाजपा ने शुरू से किया है, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो हरियाणा के पक्ष में फैसला आया है कि एसवाईएल का निर्माण पंजाब को करना पड़ेगा, हरियाणा को पानी देना पड़ेगा, और केंद्र सरकार से कहा है कि इसमें सहयोग। ठीक है विजेंद्र जी, समय की कमी है, ओमकार सिंह जी से उनका फाइनल कमेंट ले लेते हैं। ओमकार सिंह जी, आपका फाइनल कमेंट। पानी कहाँ पर, उसके जगह पे तो चाहिए ने करी। ये दोनों पार्टियां तो सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाने वाली हैं। ये राष्ट्रीय पार्टियां हैं। ये हरियाणा में बैठ के कुछ और बात करती हैं, जब पंजाब में इनकी सरकार होती है तो कुछ और बात करती हैं। सुरजेवाला जी कांग्रेस के मंत्री, जब हरियाणा में सरकार होती तो दूसरी बात है, और जब पंजाब में चुनाव हुए तो इन्होंने स्पष्ट बोला एक पानी नहीं देंगे। अगर पानी के लिए सही मायने में किसी ने केस लड़ा है, मेरे भाई विजेंद्र नारा से पूछ लीजिए, वो केस किसने फाइल किया था? वो केस इनेलो ने फाइल किया था। शुरुआत इनेलो ने करी थी, और इनेलो ने सबसे पहले 1 करोड़ रुपए चौधरी देवीलाल जी ने एसवाईएल निर्माण के लिए दिए थे। ये बातें करते हैं सिर्फ घड़ियाली आंसू करने की। ये राष्ट्रीय पार्टी है, ये हरियाणा में हरियाणा की बात करेंगी, पंजाब में पंजाब की बात करेंगी। हमारा क्षेत्रीय बल है,
हम हरियाणा की बात करेंगे जी। चाहे कहीं भी जाएंगे हरियाणा की बात करेंगे। ठीक है, समय अगर की कमी है आप हमारे पास। ओमकार सिंह जी, चर्चा को यहीं पर रोकना चाहूंगे। जुटने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कमल लांडे जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विजेंद्र जी, आपका भी जुटने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 2024 के चुनाव में बेहद कम समय बाकी है और ऐसे में तमाम पार्टियां जो है जनता को लुभाने के लिए तमाम वादे कर रही है, घोषणाएं कर रही है। लेकिन देखना यह अहम होगा कि चुनाव और चुनाव के जीतने के बाद ये जो वादे और घोषणाओं की झड़ी लगाई जा रही है वो धरातल पर कितनी दिखती है। फिलहाल मसला में मैं सब इतने। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ।